हाँ जी मेरे सीएमए वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सीनू सिंह तोमर हाजिर हूँ सर जी। हमारा नया लेक्चर बिल्कुल बढ़िया सा मेन चैप्टर है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। जी हाँ मेरे बच्चों, आरंभ सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब तक हमने काफी सारा कुछ पढ़ लिया है, इवन यूनिट का रेक्टिफिकेशन, बीआरएस सब कुछ कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, सेपरेट स्पेशल चैप्टर है हमारा और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में क्या क्या करने वाले हैं, हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में एक ब्रीफ आइडिया लेंगे, जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो दो पार्ट में से कवर करने वाला हूं मैं। एक आज हम लोग स्पेशली करेंगे इस पर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स और फिर अगले वाले लेक्चर में इस पे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना देरी के साथ में लेट्स बिगिन मेरे बच्चों आज का सेशन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी शुरू करते हैं। क्या है ये बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी? देखो, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। सर हमारे पास एक पर्सन है, कौन है? हमारा प्यारा चिंटू। टें 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 टें, ये लो 4 बाल खड़े हैं मेरे बच्चे के, और ये है हमारा चिंटू, मिस्टर चिंटू। क्लियर है? ये एक बिजनेसमैन है और अभी मेरे लिए ये एक सेलर है। ये सामान बेच रहा है, सोल्ड कर रहा है गुड्स, सोल्ड कर रहा है गुड्स। किसको? मेरा एक और बच्चा है, सड़ू सा मुंह बना रखा है इसने, ये है मिस्टर पिंटू, ये है मिस्टर पिंटू। इसको सामान बेच रहा है। दैट मीन्स मेरे केस में ये हो गया बायर। आराम से छोड़ दो 2 मिनट के लिए क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल बच्चों वाली तरीके समझो कि एक पर्सन है मेरा बायर, एक पर्सन है मेरा सेलर। दैट इज ये सामान बेच रहा है हमारे पिंटू को और सामान का प्राइस मान लेते हैं 1 लाख रुपए का गुड्स है। कितने का गुड्स है? 1 लाख रुपए का। अब पिंटू को बोल रहा है आज की डेट मान लेते हैं, जो भी डेट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं 10 मई। ठीक है, कुछ भी डेट मैंने रैंडमली उठा ली। 10 मई 2026 मेरी डेट है जिस दिन मैंने सामान बेचा, जिस दिन मैं सामान बेच रहा हूं। और मैं एज अ चिंटू, मैं चिंटू पिंटू को क्या बोल रहा हूं कि बाबू पैसा तो दे दे, सामान दिया पैसा दे, बात खत्म। पर एक सेकंड पर सर, हम कह रहे हैं कि हमने सामान बेचा, पिंटू को हमने सामान बेचा और बेचने के टाइम पे हमने बोला पिंटू जी पैसा दे दो। अब पिंटू कह रहा है भाई आज तक दिए जो अब दूंगा, मतलब वो कह रहा है सर जी दे दूंगा 2 महीने बाद। दैट इज हमने उसे क्रेडिट पीरियड अलाउ कर दिया बाबू, क्रेडिट पीरियड अलाउ कर दिया। कितने महीने? 2 महीने का। कितने महीने का? 2 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ कर दिया। 2 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ किया। अब बच्चे ध्यान समझो, मैंने सामान दिया और पैसा आ जाएगा या 2 महीने बाद? 2 महीने बाद। अब मेरे चिंटू को रात में नींद नहीं आ रही, इसको नींद नहीं आ रही, इसके दिमाग में एक थॉट चल रहा है कि सर जी पैसा डूब गया तो, पैसा डूब गया तो मतलब सर जी सामान तो गया ही, और 2 महीने बाद अगर पिंटू ने पैसे देने से मना कर दिया, कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट पहले तो एविडेंस मांगेगा कि क्या सबूत है पैसा नहीं दिया, और अगर हम प्रूव भी करने लग गए तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जज साहब पैसा अटक गया, कायम भी अटका, वकील अलग पैसा लेगा, खर्चे खर्चे। ये तो टेंशन वाली बात है, ये तो टेंशन वाली बात है। तो एक दिमाग में एक काम करते हैं, मैंने चिंटू को बोला बेटा परेशान मत हो, रात की नींद क्यों खराब कर रहा है, एक काम कर तू पिंटू पे एक रिटर्न में लिखवा ले। पिंटू को बोल कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूं। कौन? सेलर। सेलर ड्रॉ कर रहा है। सेलर एक चिंटू पिंटू पर एक डॉक्यूमेंट बनाता है रिटर्न, और लिखेगा कि मिस्टर पिंटू जी यू हैव टू पे, एक ऑर्डर देना है, एक ऑर्डर देना है। यू हैव टू पे ₹1 लाख सर्टेन अमाउंट आफ्टर सर्टेन पीरियड, 3 मंथ 2 मंथ जो भी है, जैसे 2 महीने का पीरियड है ना, तो आफ्टर 2 मंथ बाद आप हमें पे करोगे। नो इफ नो बट, नो इफ नो बट, एक अनकंडीशनल एक ऑर्डर लिखते हैं पिंटू के नाम पे कि पिंटू जी आप हमें 2 महीने बाद 1 लाख रुपए दोगे, दैट्स इट। और पिंटू जी आप इस पे साइन कर दो, आप इसको एक्सेप्ट कर लो, आप इस पे साइन कर दो और इसे हम लीगली स्टैंप करा लेते हैं। तो बेटा ये कागज का टुकड़ा बन जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ये कागज का टुकड़ा बन जाएगा मेरे बच्चों बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बेटा कॉन्सेप्ट समझ आया बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? तो अगर मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊं तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है जब हम सामान बेचते या खरीदते हैं उधार में, तो सामने वाली पार्टी पे हम बिल लिख देते हैं कि भैया एक डॉक्यूमेंट लिख देते हैं कि आपको हम ऑर्डर दे रहे हैं, अनकंडीशनल ऑर्डर है,
नो इफ एंड बट, आप एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन पीरियड के बाद दोगे, आप इस बात पे साइन कर दो, एक्सेप्ट कर लो और हम इसे लीगली स्टैंप करा लेते हैं। तो जैसे ही लीगली स्टैंप कराएंगे ये कागज का टुकड़ा बन जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। मक्खन, समझ आया बेटा? तो अगर आपसे कोई पूछे बिल ऑफ एक्सचेंज के फ्यूचर तो क्या बताएगा मेरा बच्चा? फ्यूचर बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपको बनाना है तो इस पर एक कानून भी लगता है। पहले कानून पढ़ा दूं मैं आपको, ठीक है? वैसे आप लॉ में पढ़ोगे इसके बारे में, पर कानून है नेगोशिएबल मेरे बाबू, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये आप लॉ में पढ़ोगे। 8081 का कानून है जिसके हिसाब से सारी बातें मैं यहां पे लिखने वाला हूं, ठीक है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है मेरे बच्चे? हम कहते हैं सर ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। सबसे पहली बात, कागज का टुकड़ा है, ओरली नहीं बनता, तो कागज पे लिखना ही लिखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अनकंडीशनल होता है बेटा, दैट मीन्स कोई कंडीशन नहीं है, इफ एंड बट नहीं है कि अगर इंडिया मैच जीत गई तो आप मुझे दोगे, अगर बारिश हो गई तो मुझे दोगे, अगर इस साल फसल अच्छी हुई तो मुझे दोगे। नो इफ एंड बट, आप मुझे अनकंडीशनल, मैं सामने वाले को ऑर्डर दे रहा हूं कि आप मुझे पे करोगे, आप मुझे पे करोगे एक सर्टेन अमाउंट फिक्स। ऐसा नहीं कि आप जो भी कमाओगे, आप जो भी कमाओगे, आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% मेरा, आप जो भी अगले 3 सालों में कमाओगे उसका ये, हाँ, सर्टेन 1 लाख रुपए। और सर्टेन पीरियड के बाद, सर्टेन पीरियड मतलब ऐसा नहीं बोला कि बेटा पहली बारिश के टाइम पे आप पे करोगे, आप जो भी जब भी ठीक लगेगा तब पे करोगे ना। 2 महीने, 3 महीने, 60 दिन, 50 दिन, सर्टेन पीरियड के बाद, और सामने वाला इसे ड्यूली एक्सेप्टेड करेगा और बेटा हम लीगली स्टैंप करेंगे, हम लीगली स्टैंप कराएंगे। जैसे ही हम लीगली इसे स्टैंप करा देंगे बाबू, ये बन जाएगा हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये हमारी एक बिल ऑफ एक्सचेंज की मीनिंग बोल दो, फ्यूचर्स बोल दो बेटा, ये है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो पहले बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है बढ़िया से मक्खन से? क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? बाबू, जब भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को सामान उधार में बेचती है और ये दिक्कत आती है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, तो वो ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं और इस डॉक्यूमेंट के थ्रू एक श्योरिटी मिल जाती है कि अगर सामने वाली पार्टी ने नहीं पे से किया तो मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली कोर्ट में इसे क्लेम कर सकता हूं कि भाई मैंने इस पे बिल लिखा था और आज ये पेमेंट नहीं कर रहा है, तो इसकी पैसे की रिकवरी हो सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, पक्का स्क्रीनशॉट लेना ले लो, कोई टेंशन नहीं। सर और बातें करते हैं हम इसके बारे में। सर बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज, अब आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। सर अगर मैं पार्टी की बात करूं, पार्टीज, तो बाबू पार्टीज होती हैं 3, ठीक है? सबसे पहले मेन पार्टी बात करोगे, पहली पार्टी होती है ड्रॉर, सबसे पहली पार्टी होती है ड्रॉर, फिर होती है ड्रॉई, फिर होती है पे, फिर होती है पे, ठीक है? और एक होता है इंडोर्सी, भी बोल दूंगा मैं, इंडोर्सी, ठीक है? ऐसे कुछ नाम आएंगे। वैसे 3 मेन पार्टी हैं पर मैं इंडोर्सी के बारे में बताऊंगा। अब सबसे पहले ड्रॉर कौन होता है? सर ड्रॉर होता है जो बिल ड्रॉ करता है, पर्सन, वो पर्सन हु ड्रॉन बिल, हु बिल ड्रॉन, मतलब जिसने बिल को बनाया है, जिसने बिल को बनाया है। और जनरली हमारे केस में सेलर बोले तो मिस्टर चिंटू है, मिस्टर चिंटू, मतलब जनरली सेलर होता है। कौन होता है? सेलर होता है, ठीक है? सर ये ना, ये सेलर होता है, ठीक है? ड्रॉई कौन होता है? टू हुम, जिस पे बिल बनाया गया है, टू हुम बिल इज ड्रॉन, जिस पे बिल बनाया गया है। बेटा जनरली ये कौन होता है? बायर, ये कौन होता है? बायर। मेरे केस में मिस्टर पिंटू है, मेरे केस में मिस्टर पिंटू है, बहुत बढ़िया। सर जी पेई कौन होता है? बेटा पेई कोई भी हो सकता है, पेई होता है पर्सन हु एक्चुअली रिसीव्ड पेमेंट, जिसको पैसा मिलेगा, जिसे अल्टीमेट फाइनली पैसा मिला, ठीक है? रिसीव्ड पेमेंट। सर जी ड्रॉई से जिसको अल्टीमेट पैसा मिला वो होगा, हो सकता है मैं ही हूं बोले तो दैट इज सैलरी होता है। जनरली ड्रॉर भी हो सकता है, मे बी ड्रॉर कि भैया मैंने ये बिल संभाल के रखा, अभी आगे जाके पढ़ाऊंगा, रिटेन टिल मैच्योरिटी, अगर मैंने बिल संभाल के रखा है 2 महीने 3 महीने तक तो मुझे ही पैसा मिलेगा, मैं ही हो गया, चिंटू ही हो गया। लेकिन हो सकता है मैंने ये बिल डिस्काउंट करा दिया, मैंने ये बिल किसी और को दे दिया, तो बेटा जिसको अल्टीमेट पैसा मिलेगा वो हमारा एनी पर्सन, वो हो सकता है हमारा पे। इंडोर्सी कौन होता है? आगे जाके मैं बात करूंगा। बेटा अगर आपका बिल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब ये बियरर होता है, कई बार
बियरर का मतलब क्या होता है? बियरर का मतलब ये है कि इस पे नाम नहीं लिखा होता, कि मतलब सामने वाले, मैंने जैसे चिंटू ने बनाया तो पिंटू का तो नाम लिखा होगा कि पिंटू को देना है, पर किसको देना है ये नहीं लिखा। तो अगर मैंने संभाल के रखा तो मुझे मिलेगा, अगर मान लो मैंने किसी और को दे दिया कि भैया मेरे ब्याह पे आप पैसा कलेक्ट कर लेना, तो जिसको मैंने दिया बेटा उसे कहते हैं इंडोर्सी, और मैं बन जाऊंगा ड्रॉर से इंडोर्सर। मैं क्या बन जाऊंगा? इंडोर्सर। तो याद रखना इंडोर्सी मतलब अगर मैंने बिल ट्रांसफर करा है, बिल ट्रांसफर करा है, तो जिसको मैंने बिल ट्रांसफर करा है उस पार्टी को हम बोलेंगे इंडोर्सी। ठीक है, मेन 3 पार्टी हैं बाबू देखा जाए तो, ड्रॉर, ड्रॉई, पे। जिसको बिल लिखा सेलर ड्रॉर, जिस पे बिल लिखा गया ड्रॉई, ड्रॉई को असेप्टर भी बोलते हैं, असेप्टर भी बोलते हैं याद रखना, और जिसको अल्टीमेट पैसा मिला उसे बोलते हैं पे, पे। ठीक है, पक्का, डन। यहां तक मक्खन, कोई टेंशन नहीं सर, कोई टेंशन नहीं है। अब आ जाओ, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक कॉन्सेप्ट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट क्या होती है बाबू? मैच्योरिटी डेट मतलब आप ये मान के चलो लास्ट डेट ऑफ बिल, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, कि भैया कब तक पेमेंट हो जाना चाहिए, कब तक पेमेंट हो जाना चाहिए, उस डेट को हम बोलते हैं मैच्योरिटी डेट, कि भैया इस दिन के बाद अगर पैसा नहीं मिला तो अपन कोर्ट में मिलेंगे। दैट मीन्स ये आखिरी दिन है जिस दिन पैसा मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिला तो बाबू कोर्ट में मिलते हैं, कोर्ट में। दिस इज द लास्ट डेट। तो लास्ट डेट कैसे निकाली जाती है? इसका नॉर्मली फॉर्मूला जो होता है बाबू, इसका अगर फॉर्मूला लिखूं तो नॉर्मली फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि अगर मैच्योरिटी डेट निकालनी है तो आप बोलोगे डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल जिस दिन बिल लिखा गया है, प्लस पीरियड, जितना भी महीने मंथ का जो भी पीरियड है वो ऐड करो। इनको ऐड करते ही हम बोलते हैं ये ड्यू डेट आ गई, इसे क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। वैसे क्वेश्चन में आपको जनरली ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट एक लिख देता है, पर मैं बोलूंगा मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए सबसे पहले डेट ऑफ बिल में पीरियड ऐड करो, तो जो भी डेट आएगी उसे बोलेंगे ड्यू डेट, और उसमें ऐड कर दो 3 दिन, बोले तो ग्रेस पीरियड। कसम खा लो बेटा, चाहे बिल कितने भी दिन का हो, पर 3 दिन एक्स्ट्रा लॉ के हिसाब से मिलते हैं। दिस इज द ग्रेस पीरियड। और फिर फाइनली जो डेट आती है वो आती है लास्ट डेट ऑफ द बिल, लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट। क्लियर है? पक्का। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझा दूं मैं, मान लो आज डेट है 10 मई, जैसे मैंने क्वेश्चन में उठाया 10 मई 2026, पता नहीं क्यों ये डेट मेरे सामने आ रही है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर मैंने बिल लिखा है, मान लो फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट, ये हमारा डेट ऑफ बिल है, ये हमारा डेट ऑफ बिल है। अब सुनते रहना, ठीक है, इसमें मैं कई सारे केस समझाऊंगा। सबसे पहला, अगर केस नंबर 1, क्वेश्चन कह रहा है पीरियड है 2 महीने, 2 महीने का पीरियड है बेटा। कितने महीने का पीरियड है? 2 महीने। ठीक है, तो आप कैसे करोगे बेटा? आप कहोगे मैच्योरिटी डेट कैसे आएगी? सर जी 10 तारीख को उठाओगे, 10 मई 2026 डेट ऑफ बिल, प्लस पीरियड कितने महीने? 2 महीने, और जो भी आएगा उसमें 3 दिन और ऐड कर दोगे, उसमें 3 दिन और ऐड करोगे। तो बेटा इसको सॉल्व करो, बताओ फटाक से। 10 मई से सीधा 2 महीने, बेटा कुछ नहीं देखना, एक एक दिन कुछ नहीं देखना, सीधा मई से 2 महीने ऐड करो, मई से जून, जून से जुलाई। तो 10 जुलाई हमारी 2 महीने खत्म हुई, दिस इज ड्यू डेट, और 10 जुलाई में 3 दिन ऐड करोगे तो 13 जुलाई 2026 इज माई मैच्योरिटी डेट। बेटा 26 इज माई मैच्योरिटी डेट। सर और कराओ, ले भाई केस नंबर 2, केस नंबर 2 बेटा मान ले पीरियड है 3 महीने, पीरियड है 3 महीने, और ये डेट है। तो अगेन दोबारा लगा, 10 मई से सीधा लिख रहा हूं मैं, 10 मई से सीधा 3 महीने, 3 महीने लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मई से सीधा 3 महीने लगाएंगे तो मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त बोले तो 10 अगस्त, और उसमें 3 दिन ऐड करेगा ग्रेस पीरियड की, तो 13 अगस्त 2026 हमारी क्या आ जाएगी? मैच्योरिटी डेट। बहुत बढ़िया मक्खन, ठीक है। बट सर केस नंबर 3 बाबू, कई बार आपको जो पीरियड है वो मंथ में ना देके वो दे देगा 60 डेज, डेज में दे देगा। अब ये लफड़े वाली बात है, अगर डेज में दिया है, देखो मंथ में दिया है तो सीधा मंथ एक्सीड करेंगे, पर अगर डेज में दिया है मेरे बच्चा, अगर डेज में दिया है तो आपको एक एक दिन काउंट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पे करूंगा अलग से थोड़ा सा, मैं कहूंगा मैच्योरिटी डेट अगर निकालनी है तो 10 मई 2026 में, 10 मई 2026 में आपको ऐड करना पड़ेगा 60 डेज, और जो भी दिन ऐड होके आएंगे उसमें 3 दिन और ऐड कर दो, उसमें 3 दिन और ऐड करो। तो अब कैसे निकालोगे? सीधा मई से 60 दिन, 60 दिन को 2 महीने मान ले? ना 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 ना, ऐसे नहीं। अब आप कहीं रफ में देखो बेटा, मई में कितने दिन होते हैं?
अगर मैं मई में लूँ तो बेटा मई 30 का होता है या 31 का? भाई अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है। तो 31 में से जितने दिन बिल लिखा है उतनी डेट हटा दो, डेट ऑफ बिल को कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब 10 दिन हटा दो। तो 31 में से 10 गए, मई के बचे 21 दिन, ठीक है, 21 दिन ये हो गए। और बेटा जून की बात करो, 60 दिन काउंट करने, एक एक दिन काउंट करना। तो जिस मंथ लिखा है उसके जितने डेज होते हैं उसमें से डेट ऑफ बिल तक के डेट हटा दो कि ये तो बीत गए। अब बचे कितने? 21। बेटा जून में कितने होते हैं? 30। तो 30 दिन मेरे को यहाँ, अब मैं समझ आ गया, मैं 60 के नजदीक पहुंचने वाला हूं। इसका मतलब जून अगर पूरा निकल जाए तो 51 दिन तो बीत चुके हैं। अब 51 दिन अगर जून के हैं तो जुलाई के कितने बचे? सिर्फ 9 दिन। तो 9 जुलाई, इस केस में 9 जुलाई मेरी ड्यू डेट होगी और उसमें 3 दिन और ऐड कर दो, तो 12 जुलाई इज माई 12 जुलाई 2026 इज माई मैच्योरिटी डेट। बाबू पहले में 13 आई थी, इसमें 12 आई, पता है क्यों? क्योंकि पहले हमने मंथ को कंसीडर नहीं किया, डेज को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन अब एक एक दिन का हिसाब लिया तो 30-31 का भी हिसाब क्लियर होगा। तो पहले ये बताओ, ये क्लियर आ गया? अगर मंथ में है तो सीधा बढ़ा देना है, लेकिन अगर डेज में है तो बेटा एक एक दिन करके ऐड करना पड़ेगा। और बेस्ट तरीका ये है, जिस महीने बिल लिखा है उस महीने की टोटल डेज में से डेट ऑफ बिल तक की डेट हटा दो, बाकी काउंटिंग कर दो, ठीक है, पक्का। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई बाबू, 2 पॉइंट और हैं मैच्योरिटी डेट में, 2 पॉइंट और हैं, ठीक है। मैं इधर लिखता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। हाँ ठीक है, चलो सर, अगर कभी भी मैच्योरिटी डेट किसी भी हॉलीडे पे पड़ जाती है, छुट्टी पे पड़ जाती है, अब छुट्टी मतलब संडे सैटरडे, हाँ छुट्टी मतलब संडे सैटरडे नहीं सर, लॉ में लिखा है छुट्टी मतलब 2 दिन। हॉलीडे को हमने सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है जो लॉ के हिसाब से कहता है। एक होते हैं नेशनल हॉलीडे, नेशनल, या इन्हें पब्लिक हॉलीडे भी बोल देते हैं। वैसे संडे को भी पब्लिक हॉलीडे बोल देते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको पता है कई लोगों की संडे छुट्टी नहीं होती। तो नेशनल और पब्लिक हॉलीडे मतलब इस दिन सब बंद है, सब कुछ बंद रहेगा, ठीक है। सर ऐसे कौन से दिन है? 3 ही दिन है बेटा हमारे लॉ में जो लिखे हैं वही मानने पड़ेंगे। एक है हमारा 26 जनवरी, ओहो हो 26 जनवरी। एक है हमारा 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, और फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये 3 दिन ऐसे हैं जिन 3 दिन को हम नेशनल हॉलीडे बोलते हैं। और इनके अलावा इन्होंने बोला इमरजेंसी हॉलीडे। इमरजेंसी हॉलीडे मतलब ऐसी छुट्टी जो पहले से पता नहीं थी, जैसे कि भारत बंद हो गया भाई, हमारा कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें पूरा भारत बंद कर दिया इन्होंने, भारत बंद। मान लो बैंक स्ट्राइक पे, हड़ताल पे बैठ गई, कुछ ऐसा हो गया। या जो ड्रॉई है जिसे पैसे देने थे, मान लो उसी की डेथ हो गई, डेथ ऑफ ड्रॉई। ऐसा कोई भी हैपनिंग हो गई, मान लो अपना कोई प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, जैसे हमारे केस में अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ हुई थी, तो उसके अगले दिन छुट्टी कर दी गई थी। तो वो एक ऐसी छुट्टी है जो पहले से नहीं है पर नेशनल हॉलीडे की तरह ट्रीट हो गई कि भैया अब छुट्टी है सबको, तो उसे बोलते हैं इमरजेंसी। तो 2 ही छुट्टियां हैं, या तो पहले से प्लान्ड है विच इज नेशनल हॉलीडे, या कुछ ऐसी छुट्टियां हो सकती हैं जिस दिन सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन ये पहले से प्लान नहीं है, दिस इज अनप्लान्ड। इनके अलावा कोई छुट्टी है संडे सैटरडे वेटरडे, लॉ उनको नहीं मानता, वो छुट्टियां नहीं मानता। तो 2 ही छुट्टियां हैं। अब फर्क क्या पड़ता है सर? फर्क क्या पड़ता है? छुट्टी है तो है, फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि अगर आपका कोई भी मैच्योरिटी डेट इस दिन पड़ जाती है, तो हम उसे प्लान्ड है, तो रॉय को बोलेंगे भाई तुझे पहले से पता था 26 जनवरी आने वाली है, तो तू एक दिन पहले बिफोर, बेटा क्या बोला? बिफोर, या मैं बोलूं प्रीसीडिंग डेट, मैच्योरिटी डेट को जो भी प्रीसीडिंग, एक दिन पहले जो भी प्रीसीडिंग वर्किंग डे होगा उस दिन को मैच्योरिटी डेट मान लिया जाएगा। मतलब 15 अगस्त की जगह हो सकता है 14 अगस्त को हम कह लें, 26 जनवरी की जगह 25 जनवरी को कह दें, हो सकता है सर जी 2 अक्टूबर की जगह 1 अक्टूबर को हमारी मैच्योरिटी डेट मान ली जाएगी, ठीक है। और अगर बेटा इस दिन कोई नेशनल हॉलीडे नहीं, इमरजेंसी हॉलीडे है, तो ये तो अनप्लैन्ड है, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो उसी दिन जाके पता चला, तो बेटा नेक्स्ट वर्किंग डे को हम मानेंगे कि चल एक दिन और दे दूंगा मैं, अगले दिन पैसा इंतजार करके रखियो कि मान लो अगर कोई 15 जून को, मान लो 15 जून को इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, 15 जून को इमरजेंसी हॉलीडे, क्वेश्चन बताएगा ये, इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, तो बेटा हमारी मैच्योरिटी डेट हो जाएगी 16 जून। अगर 15 जून को हमारी मैच्योरिटी डेट पड़ रही थी,
तो उसे एक दिन आगे बढ़ा देंगे, 16 जून कर देंगे। खत्म हो गया मैच्योरिटी डेट का कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे, मैच्योरिटी डेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, इस पर मेरे साथ क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन है, एक बार दिखाऊं मैं, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है तो मैं वो क्वेश्चन कराता हूं। देख, जैसे कि कह रहा है इफ द ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, अगर कोई ड्यू डेट है उस दिन पब्लिक या नेशनल हॉलीडे पड़ता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, तो ड्यू डेट क्या होगी? तो ड्यू डेट होगी बेटा प्रीसीडिंग डेट, उससे एक दिन पहले, क्योंकि तुझे पहले से पता था। अगर मान ले बिल तूने लिखा था 3 जुलाई को, 3 जुलाई इज योर डेट ऑफ बिल, बहुत बढ़िया डेट ऑफ बिल, और 40 दिन का बिल है, तो बता पेमेंट की मैच्योरिटी डेट कब होगी? तो बाबू जल्दी बता, 3 जुलाई है तो जुलाई में कितने दिन होते हैं? जुलाई में होते हैं, एक एक दिन काउंट करना पड़ेगा, डेज में दिया है, तो जुलाई में होते हैं 31। अच्छा, 31 में से 3 हटा दे, 31 में से 3 हटा दे तो 27 तो जुलाई के यूज हो जाएंगे, 27 या 28, सॉरी 28 तो जुलाई के हो जाएंगे, बोल हाँ है ना। अब तेरे को 12 चाहिए अगस्त के, अब 12 अगस्त प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड, तो बेटा ये तो 15 अगस्त आ गई। ओ माय गॉड, पर 15 अगस्त तो नेशनल हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, तो बाबू तेरी हो जाएगी 14 अगस्त योर मैच्योरिटी डेट, 14 अगस्त इज योर मैच्योरिटी डेट। डी पॉइंट, बढ़िया समझ आया। ठीक है, क्या देखूं, एक और क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, इसमें ये वाले क्वेश्चन और बता दो जल्दी से, ऐसे बता दो। पर्सन जो बिल को इंडोर्स करता है, जो देता है, किसी को ट्रांसफर करता है, जिसको करता है उसे इंडोर्सी बोलते हैं, जिसको ट्रांसफर किया जाता है उसे इंडोर्सर बोलते हैं। ठीक है, वैसे ड्रॉर भी बोल सकते हैं पर नॉर्मली इंडोर्सर ऑप्शन है तो वो है। ठीक है, चलो बाकी तो अब ये 2 क्वेश्चन तो मैं आपको जब अकाउंटिंग सिखाऊंगा तभी बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक खत्म हो गया है ना, ये कुछ बेसिक खत्म हो गया। ठीक है, बाकी हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग करते हैं अगले सेशन में। ठीक है, ताकि ये वाला पार्ट हमारा खत्म है, फिर अकाउंटिंग जब होंगे तो अगले वाले सेशन में अकाउंटिंग और इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैंने आज बेसिक वाला लेक्चर करा दिया जहां पे आपको मैंने टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी बता दी। सर जी बिल ऑफ एक्सचेंज में फीचर्स क्या होते हैं और पार्टीज क्या होती हैं और मैच्योरिटी डेट कैसे निकालनी होती है। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, इसमें कई सारे पॉइंट एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए, और अगली वाली वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निपटाएंगे और प्रॉपर अकाउंटिंग करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।